हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। सो फाइनली अभी एपी में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका कुछ स्पेशल टाइप का एग्जांपल्स होता है जो कि प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होता है एपी में एग्जांपल्स। वो सारे एग्जांपल्स हम लोग इस वाले वीडियो सीरीज़ में करेंगे। हमने मतलब इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में कहा था कि लास्ट वाला जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा, लेकिन एक और बढ़ रहा है। तो देखिए मतलब हम कुछ भी कम नहीं करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आपको मतलब बस ज़रूरत है फिर भी हम आपको बोल दें कि नहीं आप 5 ही लेक्चर पढ़ लीजिए। तो करने के लिए कर लेते हैं, बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन देखिए जितना आप पढ़े रहेंगे उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। तो आप इस लेक्चर को स्किप मत करिए, इसको भी पूरा देखिए। भले ही इसमें पूरा न्यूमेरिकल हमने कराया है, वो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको एपी समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वाला भी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरे क्वेश्चन आराम से सॉल्व करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो लोग यार चैनल पे नए हों उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 15। आपसे सेकंड और थर्ड टर्म के बारे में बताया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि आपको 51 टर्म का एपी है उसका सम निकालना है। अब देखिए अभी तो हमको एपी पता नहीं, तो पहले तो हम लोग एपी को फाइंड आउट करते हैं कुछ इक्वेशन बना के। एपी निकालने के लिए जरूरत किसकी पड़ेगी? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप इक्वेशन बनाना सीख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। मेन गोल यही होता है हर क्वेश्चन में किसी तरह से ए निकालना, किसी तरह से डी निकालना। वही किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, गायब कर दिया जाता है, ए गायब कर दिया जाता है, डी गायब कर दिया जाता है, एन गायब कर दिया जाता है। इसमें क्या कहा जा रहा है, हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो आपका जो 14 है और 18 टर्म है ये आपका सेकेंड टर्म है और ये आपका थर्ड टर्म है। जरा बताइए अगर हम लोग T2 लिखते हैं, T2 लिखना चाहें तो क्या होता है, a प्लस एन की जगह पर 2 रखेंगे, -1 इंटू डी कितना हो जाएगा, T2 बोले तो a प्लस डी। और अगर आपसे हम कहें कि T3 क्या होगा, T3 थर्ड टर्म के लिए a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। तो a प्लस डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से 14 दे रखी है, और a प्लस 2d की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है। तो अभी देखिए अपन के पास दो इक्वेशन मिल चुका है, दो अननोन, इसको सॉल्व करके a और d की किसी तरह से वैल्यू निकालते हैं। तो अभी इसको क्या करिए, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस डी आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, -4। और जरा आप बताइए यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर से 4 आ जाएगी, माइनस से माइनस भाई कैंसिल हो जाएगा। और d की वैल्यू अगर 4 आ चुकी है तो d की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसमें रखेंगे a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या निकल आएगी, 10। तो अब देखिए हमारे पास सब कुछ मिल चुका है, a की वैल्यू मिल चुकी है, d की वैल्यू मिल चुकी है। अच्छा जरा ये बताइए अगर a की वैल्यू 10 मिल चुकी है, d की वैल्यू 4 मिल चुकी है, तब तो आपका सीरीज बन जाएगा। सीरीज क्या बनेगा आपका, सीरीज आपका क्या बनेगा, 4 आप पहले 10 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे इसमें +4 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, +4 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ऐसे ही ऐड होते चला जाएगा। और आपको जरा बताइए सम कहाँ तक निकालना है, किस टर्म तक आपको सम निकालना है। ये तो आपकी ये भी बन जाएगी, और आपको सम निकालना है 51 टर्म्स तक, 51 टर्म्स तक का सम निकालना है। ये रहा अब आपका नया फ्रेश क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको 51 टर्म तक का सम निकालना है तो जरा बताइए सम को कैसे निकालेंगे। भाई सब कुछ तो है, अभी आपके पास क्या है, a की वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी है, 10 है, d की वैल्यू कितनी है, आई थिंक 4 है, और n की वैल्यू कितनी आ गई है, 51। तो यार अगर n की वैल्यू आ चुकी है 51, a की वैल्यू है 10, d की वैल्यू आ चुकी है 4, तो आप यही फार्मूला लगा दीजिए। अभी थोड़ा नीचे कर देते हैं सॉल्व इसको। तो S51 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n/2, 51/2 2a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है 51 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4। आप इसी चीज़ को सॉल्व कर लीजिए, अगर आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद आप लोग सॉल्व करके बताइए, कमेंट करके बताइए हमें आंसर कितना आएगा। 5610 आना चाहिए, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिए, अब इतना समझदार हो चुके हैं आप लोग अभी एपी में धीरे धीरे।
ठीक है। अब इसको हो चुका होगा तो अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं जो नीचे लिखा गया है। आप इसको भी पढ़ लीजिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टेक योर टाइम। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, देखिए क्या कहा जा रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ द एपी 63, 60, 57 सो देयर सम इज 693। तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि इस एपी में कितने ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जिनका सम जो है क्या है 693 है। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, मतलब कुछ कठिन नहीं है, बस आपको एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का लग रहा होगा। 693 इज इक्वल टू, अपन मान लेते हैं कि भाई n टर्म रहे होंगे n/2। a की वैल्यू यहाँ से एपी में कितनी है 63, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू -3 है। भाई इसमें से आप क्या करिए, इसको घटा दीजिए, 60 - 63 करेंगे कितना होगा -3, या 57 - 60 करेंगे कितना होगा -3। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रख दीजिए 63 प्लस n की वैल्यू हमको पता नहीं, वही निकालना है। d की वैल्यू कितनी है -3 है। सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 9 18 और 2 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, एक 13 हो जाएगा, इज इक्वल टू n हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 63। भाई 63 है, 63 तो यहाँ 6 126 प्लस -3 इंटू n जब मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना आ जाएगा -3n प्लस 3। ओके, सो 1386 1386 n, और ये 129 हो जाएगा, -3n हो जाएगा। तो अब देखो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ अगर हम लोग लिखें तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा 129n - 3n इज इक्वल टू 1386, और ये 3n स्क्वायर होगा यहाँ से। भाई देखो इसमें n से मल्टीप्लाई करो 129n हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई करोगे -3n स्क्वायर हो जाएगा, ये 1386 हो जाएगा। तो अभी इसको जो भी करना है तुम अपने से सीधा सीधा इसको कर लो, तो 3n स्क्वायर -129n, और ये कितना हो जाएगा प्लस 1386 इज इक्वल टू 0। देखो देख लो, ये तो यहाँ था। तो अभी ये तुम्हारा इक्वेशन आ चुका है, अब इसको तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए। तो आई थिंक ये आ चुका है। अब इसमें क्या करो, तुम 3 से डिवाइड कर दो, 3 से तो सब कट जाएंगे ना। तो जब तुम 3 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा n स्क्वायर बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा 43n हो जाएगा प्लस 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यहाँ कितना हो जाएगा 2। या अब यहाँ पे 43 और ये 462, तो आई थिंक ये मतलब अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 22 इंटू 21 करने पे ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 462 आ जाएगा, 462। और आई थिंक माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -20 इंटू -21 कितना हो जाएगा 462 हो जाएगा। और जब तुम -22 और -21 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा -43। अब ये सब देखो केवल -43 ले आने के लिए ही माइनस किया गया है। तो अभी P और Q दो नंबर मिल चुके हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे तो तुम्हारा 462 आ चुका है, और जिनको जोड़ने पे कितना आ चुका है -43 आ चुका है। तो अभी इसका फैक्टर तुम आराम से कर सकते हो, n स्क्वायर -22n और -21n प्लस 462 इज इक्वल टू 0। तो n यहाँ से कॉमन ले लेते हैं n, तो n माइनस कितना हो जाएगा 22, और माइनस यहाँ से क्या करते हैं 21 कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा n - 22 इज इक्वल टू 0। या आई थिंक यहाँ तक राइट है। तो अभी जब तुम इसका फैक्टर बनाओगे तो कितना हो जाएगा फैक्टर की अगर बात करें तो ये हो जाएगा तुम्हारा n - 21 एक फैक्टर हो जाएगा, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा n - 22 बराबर क्या होगा तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो n की देखो यहाँ से दो वैल्यू आएगी निकल के, n बराबर एक क्या आएगा 22 और एक क्या आएगा 21 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा गया है एपी से ही, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 4। आपको वो सारे नंबर्स का सम निकालना है नेचुरल नंबर्स का, जो कि क्या है डिविजिबल बाई 4 है। तो देखो अभी तो पहले हमको क्या करें, पहले तो हमें एपी बन जाए भाई, पहले तो हम लोग एपी बना लें तब तो सम की बात करेंगे। तो जरा तुम बताओ 4 से डिविजिबल होने वाला सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होने वाला सबसे छोटा नेचुरल नंबर।
तो आई थिंक 4 इटसेल्फ खुद ही होगा भाई, 4 से तो 4 डिविजिबल हो जाएगा ना। तो सबसे छोटा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, वो तो 4 इटसेल्फ ही है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हम थर्ड की बात करें 12, फोर्थ की बात 16, 20, 24। तो देखो तुम्हारी सीरीज जो है ये बन के तैयार हो चुकी है, और जितने भी नंबर 4 से डिविजिबल हैं वो सारे नंबर्स का क्या करना है, तुमको सम निकालना है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 4। तो 2 डिजिट के ही जितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। जरा तुम बताओ, ये सारे नंबर तो हो गए हैं 2 डिजिट का, सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा, सबसे बड़ा वाला नंबर तुम्हारा कौन होगा जो 2 से डिविजिबल है। तो आई थिंक 100 तो 3 हो जाएगा। 100 से पहले क्या होगा तुम्हारा 99, उससे पहले क्या होगा 98, उसके पहले क्या होगा 97, उसके पहले क्या होगा 96, उसके पहले क्या होगा 95, क्या होगा 94। जरा इसमें बताओ 4 से डिविजिबल कौन सा है भाई। 100 तो डिविजिबल है, लेकिन ये 3 डिजिट का हो चुका। 99 नहीं डिविजिबल है, 98 डिविजिबल है नहीं है भाई। 4 से डिवाइड करके तुम देख लो, 98/4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 9 18, 49/2 होगा। ये डिविजिबल ही नहीं है। ये नंबर डिविजिबल है या आई थिंक 96 जो है तो वो तुम्हारा क्या है, डिविजिबल है। तो सबसे बड़ा नंबर तो तुम्हारा 2 डिजिट में वो 96 ही होगा ना। 96 से पहले क्या रहा होगा तुम्हारा 94 रहा होगा। तो जरा तुम बताओ, अब तुम्हें इसका क्या करना है, सम निकालना है। सीरीज तो तुम्हारे पास बन चुकी है, इसका सम निकालना है। तो यार देखो, अब सम निकालने के लिए तुमने 2 फार्मूले पढ़े हैं, जो तुम्हें आसान लगे वही फार्मूला अप्लाई करो। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है, और डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस वो भी 4 है। लास्ट टर्म में क्या है तुम्हारा, यहाँ पे 96 है। तो फॉर्मूला इतना घुमाना फिरावाना नहीं है, तुम लिखो एस एन मतलब नेचुरल नंबर, या ठीक है एस लिख दो, सीधा सम लिख दो। ऐसे में सम इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से n/2। n की वैल्यू कितनी है, n की भी वैल्यू होनी चाहिए ना भाई। यहाँ पे हम लोग अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a + l, तो यहाँ पे n की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो n की वैल्यू कैसे आएगी, 96 वाला कौन सा टर्म है, 96 = a की वैल्यू कितनी है 4 + n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4। भाई हमने मान लिया कि हमारा जो tnth टर्म है वो कितना है 96 है। हमने मान लिया कि tnth टर्म हमारा कितना है 96 है, मतलब nth टर्म हमारा 96 है। अगर तुमने मान लिया nth टर्म तुम्हारा 96 है, तो इस पूरे सीरीज में जितने नंबर ऑफ टर्म होंगे वो निकल आएंगे भाई। ये चौथा टर्म है, ये 5वां टर्म है, ये 6ठा टर्म है। अब ये कौन सा टर्म है, अगर यही निकालना तो पूरे नंबर में सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म है वो तो निकल ही आएगा ना। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 96 = 4 + 4n-4। 4 से 4 मर जाएगा। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96/4, कितना हो जाएगा 24। तो आई थिंक n की वैल्यू आ चुकी है 24। अब तो तुम सीधा यहाँ रखो और आंसर पे बात करो। 24/2, a की वैल्यू 4, l की वैल्यू कितनी है 96 या 96। तो ये कितना आ जाएगा 24/2। अगर तुम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हो तो 12 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 100। तो 100 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 1200। बहुत खूबसूरत है आंसर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ठीक है, 1200 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 18 टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज 3 - 2 1। तो यहाँ पे आपको क्या है कि nth टर्म दे दिया गया है, मतलब जनरल टर्म का सीक्वेंस। ऐसा ही बहुत क्वेश्चन हमने मिलता जुलता एक बेसिक लेक्चर में किया था, आई थिंक सेकेंड या फर्स्ट लेक्चर में था। तो वहाँ पे भी कुछ इसी तरह से था, आपको सिर्फ और सिर्फ सीरीज के बारे में बताना था कि एपी में कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, और कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, या कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 18 टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज 3 - 2n। तो जरा तुम बताओ कि यहाँ पे जनरल टर्म तुम्हारा क्या है, जनरल टर्म यानी कि जो tnth। भाई देखो, अब तुम इसको लास्ट टर्म मत बोलना यार, कुछ लोग इसको लास्ट टर्म बोलने लगे, कहेंगे सर आप ही तो बताते थे लास्ट टर्म। वो तो हम जब मानते थे कि वो तुम्हारा लास्ट टर्म है, हमने तो माना है कि ये जनरल टर्म है तुम्हारा। तो जनरल टर्म में अगर तुम t1 रखोगे, n की वैल्यू अगर तुम 1 रखोगे तो क्या आएगा तुम्हारा a आएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म आएगा। t1 कितना आ जाएगा 3 - 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अगर हम तुमसे t2 निकालने के लिए बात करें t2, तो t2 कितना हो जाएगा 3 - 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा। और अगर हम तुमसे t3 निकालने के लिए बात करें तो t3 3 माइनस कितना हो जाएगा 6, यानी कि -3 हो जाएगा। तो
n की वैल्यू 1 रखने पर t1 आएगा, ये जो होगा वो a की वैल्यू होगी। तो तुम्हारा जो सीरीज बनेगा वो कुछ कैसा बनेगा, इस तरह से सीरीज आएगा 1 -1 -3 डैट डैट डैश चलता जाएगा। और ज़रा बताओ ये ए पी है सीरीज तुम्हारी, इसमें ए कितना है तुम्हारा 1 है, फर्स्ट टर्म कितना है। और कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें, इसमें से तुम इसको घटाओगे तो कितना आएगा, इसमें से इसको घटाओगे कितना आएगा, -2 आएगा। इस वाले में से इसको घटा दो, कितना आएगा यहाँ से, भाई यहाँ से भी तुम घटाओगे -2 ही आएगा। भाई तुम -3 में से अगर तुम 1 को घटाओगे, -1 को घटाओगे कितना आएगा, -2 ही तो आएगा। तो देखो ठीक है तुम्हारा ये है। अब तुम्हें यहाँ पे कितने टर्म का सम बताना है, हुज nth टर्म इज फाइंड द फर्स्ट 18 टर्म। तो तुमको देखो कितने टर्म का सम निकालना है, 18 टर्म का निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 18 है, तुम रख दो फॉर्मूले में फर्स्ट 18 टर्म का। तो S18 इज इक्वल टू निकाल लो 18/2 2a की वैल्यू कितनी है बालक 1, प्लस n की वैल्यू कितनी है 18 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 है। तो 2 को भी पुट कर दो, कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 18 -1 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 9 2 + 34। तो 34 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36। 36 इंटू 9 कितना हो जाएगा 27 5 32। तो ये देखो तुम्हारा कितना आंसर आ जाएगा, आई थिंक 324। 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा 5 9 27 5 32। ठीक है 324 आ जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। भाई तुम्हें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 18 टर्म। तुम्हें फर्स्ट 18 टर्म का सम निकालना है। तो वो तो तुम्हारा एज यूजुअल है कि 9 इंटू 36 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 324 हो जाएगा। ठीक है इसका फाइनल आंसर। जरा आओ इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इस वाले पे रफ कर देते हैं इसको। ठीक, इसी से मिलता जुलता काफ़ी सवाल है, बट ठीक है देखते हैं एक बार। नोट कर लिया करो यार पॉज करके वीडियो को, और अगर कुछ और प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बता सकते हैं हमें। जल्दी चैप्टर को ख़त्म करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। मतलब आप कहेंगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पहले पढ़ता है इसको। हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले पढ़ता है, लेकिन इसको पढ़ाना भी पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपके लिए। लोगों से हमने ओपिनियन मांगा था तो लोगों ने यही पढ़ाने के लिए पहले बोला था, दैट्स वाई हम लोग पहले ये पढ़ रहे हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए। इफ़ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 2n + 1 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो अभी यहाँ पे कुछ कहा नहीं गया, 18 टर्म का निकाला है, 20 टर्म का निकालना है, 13 टर्म का कुछ भी नहीं कहा गया। आपसे कहा गया है कि फर्स्ट nth टर्म का निकालिए। तो भाई देखिए n की वैल्यू तो इन्होंने n दे ही दी है, n की वैल्यू इन्होंने n दे ही दी है, बाकी हमको क्या निकालना होगा a और d निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए जनरल टर्म जो है वो tn की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 2n + 1। n की वैल्यू 1 रखने पे क्या आएगा t1 आएगा, t1 यहाँ से कितना आएगा 3। n की वैल्यू 2 रखने पे कितना आएगा यहाँ से t2 आएगा, t2 यहाँ पे कितना होगा 5। n की वैल्यू 3 रखने पे यहाँ से क्या आएगा t3, t3 कितना हो जाएगा 7। तो तुम्हारी जो AP बन रही होगी कैसे बन रही होगी 3 5 7 डैट डैट डैश n टर्म। तो तुमको देखो सम भी निकालना है n टर्म तक का। तो अगर तुम्हें सम निकालना है तो ज़रा एक चीज़ हमें तुम बताओ, यहाँ पे उस वाले में a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 है, और d की वैल्यू कितनी है, कॉमन डिफरेंस कितना है जल्दी बताओ 2 है। 5 - 3 2 है, 7 - 5 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। n की वैल्यू क्या है वो तो n ही दे रखे हैं। तो तुम जनरल फार्मूला लगा दो, जो भी फार्मूला लगाते हो। सम ऑफ n टर्म है n/2 2 a की वैल्यू 3 प्लस n - 1 d की वैल्यू 2 कितना हो जाएगा n/2 6 प्लस 2n - 2। देखो एक खूबसूरत सा तुम्हारा आंसर निकल के आएगा। n 3 बचेगा यहाँ पे, यार तुम सब्ट्रैक्ट कर लो यार। 6 - 2 कितना हो जाएगा 4। बेकार हो तुम लोग, समझते नहीं हो। समझते हैं सर, आप समझाते नहीं हैं। छी गंदी बात कर रहे हो तुम लोग। 2 से डिवाइड कर दो इसमें तो कितना हो जाएगा, यहाँ n हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 + n हो जाएगा। तो आई थिंक कितना हो जाएगा तुम्हारा आंसर n × n + 2 तुम्हारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। ये
ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर ये वाले क्वेश्चन के लिए। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थे जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है। अभी हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स पे चलते हैं। एपी के प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स में वो भी एग्जांपल्स हैं बट थोड़ा सा रिटन फॉर्म में होगा, बस डिफरेंट सिर्फ इतना ही होगा, और होंगे वो भी एपी के एग्जांपल्स ही। देखिए क्वेश्चन एक लिखा गया है, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। ये कुछ आपके जो प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल रिलेटेड होते हैं वो सारे एग्जांपल्स हैं, और एनसीईआरटी में भी दिया होता है, अदर बुक में भी है, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल। कर लेते हैं इसके भी 2-4 क्वेश्चन। रामकली सेव्ड RS 5 in first week in a year and there increased her weekly saving by RS 1.75 each week. In what week will her weekly saving be RS 20.75? देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा यह जा रहा है कि रामकली जो है वो RS 5 रुपये बचाती है अपने पहले सप्ताह में, RS 5 रुपीज़ सेविंग करती है वो अपने फर्स्ट वीक में। तो अगर भाई हम फर्स्ट वीक में वो 5 रुपये बचाती है और हर वीक में क्या कर रही है कि वो 1.75 जो है इंक्रीज़ कर रही है अपनी सेविंग्स को, तो ज़रा बताइए फर्स्ट वीक में उसकी सेविंग कितनी रही होगी? 5। सेकेंड वीक में कितनी रही होगी? 5 में आप 1.75 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? आई थिंक 5.75 हो जाएगा। थर्ड वीक में उसकी सेविंग कितनी रही होगी? 5.75 में आप क्या करिए 1.75 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? आई थिंक ये 7 हो जाएगा। थर्ड वीक में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। आई थिंक जोड़ लो एक बार यार, 5.75 और 1.75, यस, तो ये कितना हो जाएगा? 7.50 हो जाएगा। अब जब आप 7.5 में फिर से अगर आप फोर्थ वीक का कैलकुलेट करेंगे तो भाई फोर्थ वीक में तो उसकी सेविंग ज़्यादा होने लगेगी ना, जैसे आपका बैंक का ब्याज बढ़ता जाता है, या मतलब एक तरह से एपी सीरीज आपकी फॉर्म हो रही है। तो अगर आप अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आई थिंक ये हो जाएगा आपका 5, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 9.25 हो जाएगा। देखिए उसकी सेविंग ऐसे ही बढ़ती जाएगी, ऐसे ही बढ़ती जाएगी। अब आपको यही तो बताना है कि हर वीकली से इन व्हाट वीक, कौन से सप्ताह में उसकी जो वीकली सेविंग होगी वो 25.75 पहुँच चुकी होगी। तो भाई हम तो मान लेते हैं कि भैया जो nth वीक में इसकी जो सेविंग होगी वो कितनी पहुंच चुकी होगी? 20.75 पहुंच चुकी होगी। हम मान लिए हैं कि nth वीक में इसकी सेविंग कितनी पहुंच चुकी है? 20.7। अब जरा आप बताइएगा, ये सीरीज तो आपको एपी है, सबको दिख ही रही होगी यार, इतना तो पता ही होगा सबको। अब जो लोग यार यहाँ पे मतलब नए हों उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पुराने वाले लेक्चर ज़रूर देख लीजिए एक बार, फिर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू कितनी है? 1.75 है। और तुमने माना है कि भैया nth वीक हमारा क्या है? 20.75 है, तो तुम nth का फॉर्मूला लगा दो। t nth कितना हो जाएगा? a की वैल्यू 5 प्लस n, nth माना है n-1 इंटू d की वैल्यू कितनी है? 1.75 है और इसकी वैल्यू कितनी है? 20.75। अब तुम यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो बस किसी तरह से। हमें पता है तुम लोग n की वैल्यू निकालने में भी शर्माओगे। 5 प्लस 1.75 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा? n इंटू 1.75, n इंटू 1.75, और ये कितना हो जाएगा? -1.75 इज इक्वल टू 20.75। ठीक है, तो अभी ये कितना आ जाएगा? यहाँ से हो जाएगा n 1.75 n और 5 माइनस 1.75, तो आई थिंक 5 माइनस 1.75 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 972, और यहाँ कितना हो जाएगा? 4 - 1 3 2।
तो ये हो जाएगा 3.25, आई थिंक प्लस का आ जाएगा 3.25 इज इक्वल टू 20.75। ठीक है, 3.25 हो जाएगा, ये 20.75 आ जाएगा। और ज़रा बताइए अब 3.25 को आप इधर ले आएंगे तो वो माइनस में आ जाएगा, 3.25 को आप इधर ले आएंगे तो वो कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 3.25। तो ये सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, 20.75 माइनस 3.25, 20.75 माइनस 3.25, ये 550, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17.50। तो यार अगर ये 17.50 है तो n की वैल्यू तुम निकाल लो, n की वैल्यू कितने से निकालोगे, 17.50 अपॉन 1.75। हाँ सर समझ में तो आ गया, वही 1.75 इज इक्वल टू 17.50 है। तो अब तुम क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करो। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 750 बाई 175, इससे इससे कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये रही तुम्हारी n की वैल्यू 10। मतलब 10वें सप्ताह में तुम्हारा जो इंक्रीज्ड हो के सेविंग्स होगा वो कितना हो जाएगा, 20.75, मतलब 20 रुपया 75 पैसे तुम्हारी सेविंग हो जाएगी 10वें सप्ताह में। ठीक है, यही फाइनल तुम्हें आंसर निकालना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप ईमेल आईडी है उस पर मेल कर सकते हैं और कुछ कमेंट कर दीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है हम तुरंत उसको रिप्लाई करके आपका डाउट क्लियर करते हैं। ओके, ओके तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिखा गया है, आप इसको रीड आउट कर लीजिए एक बार, उसके बाद समझा देते हैं आपको। देखिए कहा जा रहा है सुब्बा राव, ठीक है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, बहुत पहले की बात है, तब आप लोग पैदा नहीं हुए होंगे, हाँ नहीं हुए होंगे, हम भी नहीं पैदा हुए थे 1995 में। एन एनुअल सैलरी ऑफ Rs 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ Rs 200 इन ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो आपसे कहा जा रहा है कि सुब्बा राव जी एक आदमी है, इंसान है, उन्होंने 1995 में काम स्टार्ट किया था और उनकी सैलरी में हर साल इंक्रीमेंट कितना हो रहा था, 200 रुपये का हो रहा था। तो अब उनको ये बताना है कि जब उनकी सैलरी 7000 रुपीज़ हो जाती तब कौन से ईयर में पहुंच चुके होंगे, जब उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी, तब वो कौन से ईयर में होंगे। तो भाई 1995 से स्टार्ट किया है तो उससे कुछ ऊपर होके हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो प्रीवियस क्वेश्चन अभी हमने किया उसी से एकदम रिलेटेड है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे आराम से। तो देखिए कहीं ना कहीं मतलब फर्स्ट ईयर में, मतलब इन 1995 में अगर बात करें 1995 में, तो इनको कितना रिसीव होता था, 5000 रिसीव होता था, 5000। और हर साल जो है 1997 में इनका कितना हो गया होगा, 200 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5200 क्या, और 1998 में कितना हो जाएगा इनका, 5400। तो देखिए कहीं ना कहीं ये सीरीज आपकी एपी बन रही है और आपको ये बताना है कि कौन से ईयर में, हम मान लेते हैं nth ईयर में, nth ईयर में आपका कितना हो जाएगा सैलरी, 7000 रुपीज़ हो जाएगी। हमने मान लिया कि nवें ईयर में क्या हो गई, आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000। तो ज़रा तुम बताओ यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 5000 रुपीज़, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 200, और हमको nth टर्म में तो हमने मान ही लिया है कितना है हमारा, 7000। तो सब काम देखो आसान हो चुका है, तुमने माना है जबकि 7000 तुम्हारा कितना है। हाँ यहाँ पे तो फिर क्या करिए, फॉर्मूला लगा दीजिए nth टर्म का, तो कितना हो जाएगा, a + n - 1 × d। तो 7000, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 5000 है आपकी, a की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी है, n तुमने मान रखा है, n को n ही रहने, तो -1 × d कितना है, d बोले तो कॉमन रेशियो तुम्हारा कितना है, 200 है।
तो तुम इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 7000 और -5000 इज इक्वल टू 200 एन -200, तो ये कितना हो जाएगा 2000, और ये -200 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा +200, ये कितना हो जाएगा 200n, और ये जो n की वैल्यू होगी 200n 2200 रुपये हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके, सो n इज इक्वल टू 11, तुम्हारा जो 11th ईयर में होगा वो तुम्हारी सैलरी कितनी पहुँच चुकी होगी 7000 पहुँच चुकी होगी n इज इक्वल टू 11 ईयर में। तो अब देखो देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है, ये IT 80 में आ चुका हुआ है। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग क्लास 10th में ही हैं, हम लोग देखिए फाउंडेशन कोर्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो इतना डिटेल में चीज़ों को समझते चल रहे हैं। आपको हर जगह ऐसा चीज़ नहीं पढ़ाया जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाई स्कूल का कोर्स आपको नहीं मिलेगा, हाई स्कूल पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए देखिए आज ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, और बिलीव करिए जिसने फर्स्ट लेक्चर से लेके अब तक लेक्चर देखा होगा वो आई थिंक ये क्वेश्चन को आसानी से समझ जाएगा और कर भी लेगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन आर इन AP, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, बस एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग सम ऑफ n साइड पॉलीगन जो होता है, सम ऑफ n साइड पॉलीगन, उसकी वैल्यू जो होती है वो कितने बराबर होती है n-2 इंटू 180 के बराबर होती है। कैसे, अगर हम देखिए कहते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का, तो आप n की वैल्यू 3 रख दीजिए। तो n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 - 2 1 हो जाएगा, इंटू 180 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। यानी कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है या क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल जैसे होता है, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, आप n की जगह पे 4 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 - 2 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो 4 - 2 कितना होगा 2 होगा, 2 इंटू 180 कितना हो जाएगा 360। तो भाई सही चीज़ है कि आपका क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, चारों एंगल का सम कितना होता है 360 ही तो होता है ओवरऑल। अगर ऐसे 5 रखा जाए पेंटागन में, तो आप क्या करेंगे n की जगह पे 5 रख दीजिए, 5 रखेंगे तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 180, तो वो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। भाई आप एक बार चेक कर लीजिए, जैसे पेंटागन है ये 5 साइड का, तो अगर इसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, आप n की जगह पे 5 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये आई थिंक हमने 9th क्लास में यहाँ पे कराया है और उसको बताया भी है, लोगों को पता भी होता है, तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए। 5 - 2 कितना होता है 3 होता है, 3 इंटू 180 कितना हो जाएगा 540, 540 हो जाएगा ना सारे इंटीरियर एंगल का सम। तो सम ऑफ n साइड पॉलीगन का जो सम होता है इंटीरियर एंगल का, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ, यहाँ पे आप कर लीजिएगा n साइड पॉलीगन कितना हो जाएगा n-2 इंटू 180 हो जाएगा। भाई देखिए अगर किसी को प्रूफ के लिए चाहिए कि नहीं सर आप बता रहे हैं तो हम कैसे मान ले, तो यार आप ये चीज़ तो जानते ही होगी, ट्रायंगल के तीनों मतलब अगर कोई ट्रायंगल है तो उसका तीनों साइड का सम कितना होता है एंगल का 180 होता है। और जरा तुम बना दो, देखो ये 180 हुआ, 3 एंगल है इन तीनों का सम निकाल दो, ये 3 एंगल है इन तीनों का 180 निकाल दो, 180 180 ये भी 180 हो जाएगा, तो 180 180 180 कितना हो जाएगा 540। तो फुल एंड फाइनल बात आपको ये याद रखनी है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइड पॉलीगन इज कितना होगा n-2 इंटू 180 होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं ये वाला, बस ज़रूरत इतनी ही बात की है। तो देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है कि जो आपका फर्स्ट टर्म है यानी कि फर्स्ट एंगल है, जो आपका स्मॉलेस्ट एंगल है वो कितना है 120 है, और उसका कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है, मतलब जो सेकंड टर्म होगा वो आपका 125 होगा, सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट कितना होगा 130 होगा, 135 होगा। तो ये आपकी सीरीज बन रही है। तो अपन मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन है वो कितने हैं n है। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन आपके अगर n है तो सम ऑफ n साइड्स ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला आप लगा लीजिए,
तो कितना हो जाएगा n/2। 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 120 प्लस n-1 इंटू डी कितना है यहाँ पे 5 है। भाई देखिए यहाँ से भी तो हम लोग पॉलीगन के n साइड का सम निकाल रहे हैं ना, और ये फार्मूला भी तो आपको क्या देता है, पॉलीगन के n साइड का सम देता है। तो आप इसको भी यहाँ पे नोट कर लीजिए, दोनों क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए 180 के। और अगर बराबर कर दिया है तो अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल लीजिए, n की वैल्यू। तो आप यह क्या करिए, 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर साइड ओवरऑल, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका n इंटू 240 प्लस 5n-5 इज इक्वल टू 360 इंटू n-2। n इंटू 240 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 235 प्लस 5n इज इक्वल टू 360 इंटू n-2। और अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई थिंक यहाँ से 5 कॉमन लिया जा सकता है, 5 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, n इंटू 4 या नहीं 47 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 47 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 360 इंटू n-2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप 5 से कैंसिल कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 572 हो जाएगा। तो आई थिंक इसको अब थोड़ा सा और अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 47n प्लस n स्क्वायर, दिख रहा है ना आप लोगों को, विजिबल है यहाँ से, 72n-2। तो आई थिंक ये हो जाएगा 47n प्लस n स्क्वायर 72n-144। तो अभी ये n स्क्वायर और इसको आप इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 72 माइनस 47 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, या 25n हो जाएगा। और ये माइनस 144 टू अब इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा प्लस 144। तो अब देखिए यहाँ पे कितना आ चुका है, 144 आ चुका है। अब आप कैसा कुछ करिए, मल्टी फैक्टर बनाइए कि मल्टीप्लाई करने पे तो 144 आए और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए।